गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं उन सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मान के चले कि अगले साल तक हमारा कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, इसी आशाओं के साथ में हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भाग 6 काय संबंधित है यूने जी। भाग 6 राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य प्रशासन है ना। क्या क्या पढ़ना है हमें? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट, महाधिवक्ता, ये सब हमें भाग 6 के अंतर्गत पढ़ना है। पहले हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या पढ़ चुके हैं? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। और फिर बाद में कौन सी कंडिशन जोड़ी? एक व्यक्ति को एक से अधिक नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 196 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 196, आर्टिकल 196 196। चलो 195 ही बता दो। ये तो पढ़ा होगा 195 नहीं, कहाँ तक पढ़ा था? 195 भी बताया था। सदस्यों के वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते। पहले हमने पढ़ा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, ये पढ़ा होगा हमने। और अब 95, आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन भत्ते। 195 सदस्यों के वेतन भत्ते, सदस्यों के वेतन भत्ते जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अवधारित करे। सीधा सा मतलब केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करेगी, कौन करेगी? राज्य विधान मंडल विधि बनाकर निर्धारित करे, विधि बनाकर निर्धारित करे। क्लियर हो गया? अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें पढ़ना शुरू करना है वो है 196। यहां से आज हमें पढ़ना है 196। विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। विधेयक के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। तो इसमें 198 में कुछ प्रावधान दिया हुआ है और 207 में कुछ दिया हुआ है। अभी पढ़ेंगे हम इसे। जैसे 198 धन विधेयकों से भिन्न कोई विधेयक है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान होगा, और 207 में भी सेम ऐसे प्रावधान दिया हुआ है। शांतनु जी हो तो बताया जरा 207 में क्या दिया हुआ है। 198 धन विधेयक को छोड़कर, अभी लिखना नहीं है क्योंकि हम इसे पढ़ेंगे इस आर्टिकल को तो इसके बाद में। तो 198 धन विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में उपबंध है, और 207 में है वित्त विधेयक के बारे में उपबंध, वित्त विधेयक के बारे में उपबंध। तो धन विधेयक को छोड़कर बोला ना, तो धन विधेयक मतलब सेम वैसे जो केंद्र में होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करेगा?
उसे प्रमाणित कौन करेगा, प्रमाणित करने के बाद में क्या इसकी कहीं अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ये सारे प्रावधान। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं 196 धन विधेयकों और धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 198 व 207 के अधीन रहते हुए कोई विधेयक राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। क्लियर एकदम। जैसे साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ऐसे राज्य विधानमंडल में भी। एक तो जहां दो द्विसदनीय विधानमंडल है तो विधान परिषद में भी ला सकते हैं, विधानसभा में भी ला सकते हैं, और यदि एक सदनीय है तो वही विधानमंडल हो गया। क्लियर एकदम। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब एक और कंडिका इसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल 197, 198 व 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तब तक पारित किया नहीं समझा जाएगा, जब तक दोनों सदन एक मत नहीं हो जाते, क्लियर है। तो साधारण विधेयक है, पहले चाहे विधान परिषद में रखा हो तो वहां से पारित होने के बाद विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में रखा गया है तो फिर विधान परिषद में जाएगा, और दोनों जब सहमत हो जाते हैं तो फिर सहमति के लिए राज्यपाल के पास में भेजा जाएगा। और एक ही सदन है तो फिर तो बात ही नहीं होती, फिर तो वही सहमति असहमति होगी और राज्यपाल के पास में पहुंच जाएगा। अब अपन ने पढ़ा ना, संसद में यदि लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा विघटित हो जाए तो फिर उस विधेयक का क्या होगा। लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा में विचाराधीन है, फिर लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। राज्यसभा ने पारित कर दिया था, लोकसभा में विचाराधीन था, लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। ये 3-4 कंडीशन हमने पढ़ी है। वैसे यहां देखना है, यदि एक सदन ने पारित कर दिया और दूसरे सदन में विचाराधीन हो तब उस विधेयक का क्या हो, ये शर्तें भी हमें इसमें पढ़ना है। तो किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता है, व्यपगत नहीं होता है, व्यपगत नहीं होता है। क्लियर हो गया एकदम। मान के चलो
कि विधेयक जो है विचाराधीन है और संसद का सत्र समाप्त हुआ है। विघटित हुई क्या? विधानमंडल विघटित हुआ क्या? नहीं, संसद का सत्र समाप्त हुआ है तो वो खारिज नहीं होगा। अगली बार जब भी सत्र बैठेगा तो उसी के ऊपर विचार विमर्श होगा। क्लियर हो गई ये कंडीशन एकदम? ऐसा नहीं कि भाई सत्र समाप्त हो गया तो अब ये विधेयक भी खत्म हो गया, अगली बार दूसरा विधेयक या नए सिरे से फिर शुरुआत करेंगे, नहीं, वहीं से शुरुआत होगी जहां से इसे छोड़ा गया था। अर्जुन समझ में आए? सत्र समाप्त हो जाता है तो विधेयक जो है वो व्यवगत या निरस्त नहीं होगा। अगला लिखेंगे, किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक, इसे लिखते लिखते सोचना भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसका। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, क्या होगा इसका? अब विधानसभा का विघटन हो गया तो अब क्या होगा योगेश? देखो, विधान परिषद में विचाराधीन है, विधान परिषद में विचाराधीन है और विधानसभा विघटित हो गई तो अब उस विधेयक का क्या होगा? व्यपगत नहीं होगा। क्लियर एकदम? क्योंकि इसका विधानसभा से अभी कोई लेना देना था ही नहीं। यदि विधानसभा में पारित हो जाता या विचाराधीन होता और फिर विधान परिषद में जा रहा होता तो व्यपगत हो जाता। अभी तो सिर्फ विधान परिषद में विचार विमर्श चल रहा है, विधानसभा से उसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर? लिख लेंगे, व्यपगत नहीं होगा, व्यपगत नहीं होगा। अगला, कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है, विधानसभा में लंबित है, विधानसभा में लंबित है, जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया है, विधानसभा द्वारा पारित कर दिया है। अब इसका क्या होगा? अमरदीप आप बताओ। देखो, विधानसभा ने तो पारित कर दिया और कहाँ लंबित है अभी? विधान परिषद में, और विधानसभा विघटित होगी तो अब क्या होगा? व्यवगत नहीं होगा, व्यवगत नहीं होगा। यही तो हमें सोचने वाली बात है। देखो, कभी कभी बुद्धि पतन का कारण बन जाती है ना? हमें ऐसा लग रहा है कि उसने तो उसका काम कर दिया, लेकिन अंतिम रूप से जिम्मेदार तो वही है ना? तो ये व्यवगत हो जाएगा। वही जिसको जो काम करना था, अब मान के चलो किसी बच्चे ने छात्रवृत्ति का आवेदन दे दिया, अब स्वीकृत भी हो गया उसको, अब वो नाम कटा ले अपने, तो छात्रवृत्ति देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए ना। भाई जो लाभ उसको मिलना चाहिए वो काम तो कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर यही है कि यदि विधानसभा ने पारित भी कर दिया है और विधान परिषद में वो लंबित है, मतलब विधान परिषद समझ रही है कि इनका कार्यकाल कुछ गड़बड़ है ना? अपना हो सकता है, अपना कुछ बड़ा मुद्दा हो, सरकार बचाने के लिए इन्होंने कोई ऐसा निर्णय ले लिया हो, तो फिर हो सकता है ना ऐसा। तो इसलिए यदि उस अंतिम राज्यपाल महोदय जब सिग्नेचर होते तक उसको रहना चाहिए। ठीक है? क्लियर होगी बात? लिखेंगे व्यपगत हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। क्या? कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा
विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा द्वारा पारित कर दिया है, पारित कर दिया है। यह तो विधानसभा में लंबित है तो भी, विधानसभा में लंबित है तो भी वो व्यपगत हो जाएगा। विधानसभा ने पारित कर दिया हो, विधान परिषद में लंबित हो या विधानसभा में ही लंबित हो, तीनों कंडीशन में यदि विधानसभा विघटित हो जाती है तो वो व्यपगत हो जाता है। क्लियर हो गया? किस बाकी सब चलते हैं। अब 197 आर्टिकल 197 धन विधेयकों से भिन्न, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियां, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियां। तो पहली तो शक्ति यह है कि धन विधेयकों से भिन्न कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब विधानसभा ने प्रस्तुत किया और फिर यदि विधान परिषद में भेजा जाए तो फिर क्या करेगी विधान परिषद? पहली शर्त तो बता दी कि धन विधेयकों से भिन्न कोई विधेयक है तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरी शर्त ये होगी कि विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए, वह पारित करके विधान परिषद में भेजा जाए, तो फिर विधान परिषद उस पर क्या कर सकती है? क्या ये स्वीकार करने के लिए बाध्य है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है या अस्वीकार कर सकती है? ऐसे कुछ शर्तें होगी उसके लिए। बात क्लियर आ गई कि हमारा उत्तर कहां पे होगा? तो पहला, विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, या तीन माह तक कोई विचार नहीं किया जाता, 3 माह तक कोई विचार नहीं किया जाता, या ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है, विधानसभा सहमत नहीं है। 3 कंडीशन हो गई। एक तो अस्वीकार कर दिया, या जिस तारीख को विधान परिषद के सामने रखा गया था 3 महीने बीत गए और विधान परिषद ने कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या? विधान परिषद ने भेज तो दिया लेकिन ऐसे संशोधन बता दिए जिससे विधानसभा सहमत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या हो सकता है? रद्द हो जाएगा। क्या होगा?
विधानसभा ऐसे विधेयकों को आगे लिखेंगे, अब ये अलग से एक लाइन लिखेंगे, विधानसभा ऐसे विधेयकों को पुनः पारित कर विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें, विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। क्लियर हो गया? या तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, या 3 महीने हो गए और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है, या ऐसे सुझाव दे दिए हैं जो विधानसभा को स्वीकृत नहीं है। तो जो भी नियम होंगे विधानसभा के नियमों के अधीन रहते हुए उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद के सामने प्रस्तुत करेगी। एक ये क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक। अब यदि दोबारा इन्होंने भेजा और फिर विधान परिषद स्वीकार न करे तब क्या हो? ये तो पहली स्थिति होगी, पहली बार भेजा था उन्होंने, या तो उन्होंने साफ सुथरा मना कर दिया, या कोई जवाब ही नहीं दिया कितने महीने तक, 3 महीने तक, या क्या किया, ऐसे कुछ बता दिए कि वो विधानसभा स्वीकार ही नहीं है। तो फिर विधानसभा पुनः नियमों के अधीन रहते हुए पुनः अपने प्रपोजल पर विचार करेगी और पारित करके भेज देगी। अब विधान परिषद दोबारा उस पर क्या कर सकती है, ठीक। अब आगे फिर कंडिका बनेगी इसमें, विधान परिषद द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, विधान परिषद द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, बिना विचार किए 1 माह से अधिक समय बीत गया हो, या विधान परिषद द्वारा ऐसे संशोधनों सहित पारित किया है जो विधानसभा सहमत नहीं है, विधानसभा सहमत नहीं है, विधानसभा सहमत नहीं है। क्या होगा इसमें? अब क्या पारित माना जाएगा? अब पारित समझा जाएगा पक्कों में। किस आधार पर बोला उसने? जो केंद्र में स्थिति है उसके आधार पर, उसके आधार, ये तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है, ये तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है ना। राष्ट्रपति महोदय एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और फिर से यदि वही भेज दिया जाए तो फिर बाध्य होता है। राज्यसभा के ऊपर तो नहीं होता है, केंद्र में तो ये है कि फिर गतिरोध माना जाएगा और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, वहां तो संयुक्त अधिवेशन का। फिर यहाँ कैसे बोला कि पारित माना जाएगा? तो राज्य में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं। क्या राज्य में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं है? राज्य में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं है। तो सीधा सा है इसमें, यदि विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो यदि मान्य है तो पारित माना जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा पारित किया जाएगा। सीधा सा है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया जाएगा। अंतर क्या था? पहली बार में 3 महीने का समय दिया था और दूसरी बार में सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था। तो सीधा सा विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया जाएगा, स्वीकार वाली कोई कंडिका नहीं है।
आगे लिखेंगे, इस अनुच्छेद की कोई भी बात धन विधेयकों पर लागू नहीं होगी। कोई भी बात धन विधेयकों पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 197 धन विधेयकों से भिन्न। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। यदि विधानसभा पारित कर दे तो विधान परिषद के पास में जाएगा। पहली बार में वो 3 महीने मतलब अस्वीकार भी कर सकती है, 3 महीने तक विचार कर सकती है या संशोधनों के साथ में वापस भेज सकती है। विधानसभा या तो इससे सहमत हो जाए या असहमत हो जाए। सहमत हो जाए तो पारित माना जाएगा और असहमत हो जाए तो दोबारा उसे पारित करेगी। जब दोबारा पारित करके भेजा जाता है तो फिर विधान परिषद वही या तो उसे अस्वीकार कर दे या 1 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही न करे। अब 1 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की तो विधान सभा क्या करेगी, दोबारा पारित करके भिजवाएगी। ये नहीं है कि पारित माना जाएगा, दोबारा पारित करके भिजवाना है या फिर वो संशोधनों के साथ में लौटा दे। संशोधनों के साथ में लौटा दिया तो फिर वो संशोधनों को स्वीकार करना है नहीं करना है ये पारित करके फिर से भिजवाएगी विधान परिषद। ये लेकिन किसी भी कंडीशन में उसे स्वीकार नहीं करेगी कि भाई उन्होंने समयावधि बीत गई है, ये हो गया, अब अपने आप पारित माना जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, दोनों परिषदों को पारित करना पड़ेगा। और ये पूरे उपबंध जो इसमें दिए हैं वो धन विधेयक पर लागू नहीं, क्योंकि धन विधेयक के लिए कौन सा है अगला 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। तो पहला उपबंध क्या होगा विजया जी आप बताएं। जैसे 197 में पहला उपबंध पढ़ा था वैसे इसमें भी होगा पहला उपबंध। कि ये विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक है तो विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहला धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। क्लियर? विधानसभा के पारित करने के पश्चात विधानसभा के पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। इसमें सेम प्रावधान है जो सेंट्रल में। कितने दिन विचार करेगी? 14 दिन तक विचार कर सकती है। फिर संशोधनों सहित भेजे या संशोधनों रहित भेजे या न भेजे अपने आप की पारित ये माना जाएगा। विधान परिषद जो है 14 दिन तक विचार कर सकती है। यदि नहीं भेजा तो फिर भेजने की जरूरत भी नहीं है। और इससे पहले संशोधनों सहित भेज दे तो ये विधानसभा उसके ऊपर विचार करेगी, लेकिन माने या न माने इसके लिए बाध्य नहीं। विचार तो करेगी लेकिन माने या न माने इसके लिए बाध्य नहीं है। और ये भी नहीं कि हमने तुम्हारी बातों को मान लिया है अब तुम्हारे पास फिर भेज रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अब हमें उसे बताने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? दूसरी भी। तीसरी
क्लियर, इतना ही है इसमें। और कंडिका दी है 2-3, लेकिन वो इसी में क्लियर हो गया। पहले तो कंडिका ये हो गई, फिर से पूरा देखते 198। विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सॉरी विधान परिषद में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडिका, इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से पारित करने के पश्चात विधान परिषद में भेजा जाएगा और 14 दिन तक वो उसके ऊपर विचार कर सकती है। दूसरी कंडिका हो गई। तीसरी, यदि वो संशोधनों सहित भेजे तो विधानसभा उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी, मानने के लिए बाध्य नहीं है। चौथी कंडिका दी है, यदि उसके संशोधनों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया विधानसभा ने, तो भी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ये 4 कंडिका इसमें दी है। क्लियर एकदम, इसमें कोई दिक्कत? यदि विधानसभा ने इसे मतलब विधान परिषद के संशोधनों को विधानसभा ने अस्वीकृत कर दिया, तो भी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ये तो पता है, कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। 199, अब 198 क्लियर हो गया एकदम। 199 जो 110 में दिया है वही 199 में दिया है। अब बताइए सरिता जी क्या होगा? जो 110 में दिया है वही 199 में दिया हुआ है। दिनेश कुमार जी, भाई दिनेश कुमार, आप यहाँ आए हो, बड़ी खुशी होती है मुझे आपको देखते हुए, सही बता रहा हूं, है ना? बने रहो बस, तुम बने रहेगे ना 3 साल तक, लाइफ बन जाएगी। कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो ये बात अलग है, सबसे जरूरी क्या है? बने रहना, बने रहना। ईश्वर ने दिमाग सबको दिया है, सबको दिया है ना? हर मोटू व्यक्ति को पता है कि उसे पतला कैसे होना है, हर पतले व्यक्ति को पता है कि वो ऐसा क्या करेगी वो मोटा हो जाए। लेकिन मोटा मोटा ही बना है और मोटा हो रहा है, पतला पतला ही है और पतला हो रहा है। कारण क्या है? जो पता है उसके ऊपर हम अमल नहीं करते। सबको पता है ना कि एग्जाम में क्या करें कि वो पास हो जाए। कि ऐसा कोई है जिसको पता ही नहीं है कि मुझे ये पढ़ लेना है और पास हो जाना है? ऐसा कोई है क्या? हाँ, जिसको वर्णमाला के बारे में नहीं पता, जिसको लूसेंट के बारे में नहीं पता कि ये पढ़ लेते हैं तो 25 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ये पुणेकर की एक बुक है, इसको पढ़ लेते हैं तो 25 इसमें से आ जाएंगे, 25 और 25 50 हो गए। करंट अफेयर्स की एक बुक ले लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। एक आयोग की बुक ले लेते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 85 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। ऐसा किसको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन दिक्कत क्या है? अमल नहीं करते उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये दुनिया में जितने अपराध है हो रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या कि मैं ये मर्डर करूंगा तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा? नहीं पता लोगों को, सबको पता है, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता। तो मैं इनको यही बताना चाह रहा हूँ, तो आपको बने भर रहना है, बाकी किसके ऊपर छोड़ दो? मेरे ऊपर छोड़ दो, नहीं यार, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो बस बने रहो आप, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए स्कूटी से आया करो बड़ी। तो हम बात कर रहे थे सरिता से। 199 में वही प्रावधान है जो आर्टिकल 110 में दिया है। धन विधेयक की परिभाषा, क्या धन विधेयक की परिभाषा? वो केंद्र के संबंध में है और ये राज्य के संबंध में। तो धन विधेयक की परिभाषा तो सीधा सा है, किसी कर का अधिरोपण, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, राज्य द्वारा
धन उधार लेने, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करने या निकालने, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना और भी कुछ प्रावधान दिए। मेन ये होगा, या तो कोई सरकार कोई नया कर लगा रही है, करों को हटा रही है, करों को कम कर रही है, रूप परिवर्तन कर रही है, दरों को बढ़ा रही है, ये कोई भी परिवर्तन हो तो वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। सरकार, राज्य सरकार कहीं से ऋण ले रही है, दे रही है, विनियोग कर रही है, तो वो भी विधेयक कौन सा कहलाएगा? धन विधेयक। संचित निधि जो है या आकस्मिकता निधि, उसमें धन जमा करना हो या उसमें से धन निकालना हो, तो ये कौन सा विधेयक? धन विधेयक। या फिर एक और बड़ी कंडिका है इसमें, क्या है? कोई व्यय जो राज्य की संचित निधि पर डालना है, जैसे अभी कोरोना वाला कोई महामारी आ गई, ये व्यय आकस्मिकता निधि से होता है, संचित निधि से है क्या? नहीं। लेकिन अब सरकार ने बोल दिया कि नहीं, इससे डेली इससे खर्च करना ही है भाई, ये महामारी लंबी चलने वाली है, 10-15 साल तक हम धीरे धीरे इससे उभरेंगे, तो भाई हर साल खर्च करेंगे तो आकस्मिकता निधि में तो इतना पैसा रहेगा नहीं, तो अब ये व्यय अब काय पे होगा? ये संचित निधि से होगा। तो ऐसा व्यय यदि जो पहले नहीं होता था, संचित निधि से भारित करना है, तो फिर वो वाला विधेयक भी कौन सा कहलाएगा? धन विधेयक कहलाता है। क्लियर हो गया? 199 धन विधेयक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 200। ये तो पता है आर्टिकल 200। हाँ, क्या बोला प्रिया? राज्यपाल की वीटो पावर है। विधेयक का स्वीकृति के लिए जाना या विधेयकों की अनुमति, ठीक है? विधेयकों की अनुमति, विधेयकों की अनुमति। और 201 भी पता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर। तो सबसे पहले हम 200 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 200 तो सीधा है, कोई विधेयक राज्य विधान परिषद या विधान मंडल या तो अलग अलग पारित करके भेजे, या एक ही है और उसने पारित करके भेज दिया, तो किसके पास जाएगा? राज्यपाल महोदय के पास में। तो राज्यपाल महोदय क्या कर सकते हैं? अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। 3 स्थितियां बनती है, या तो अनुमति दे दे, या रोक ले, या फिर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए आरक्षित कर दे। 3 स्थितियां उनके सामने होती है। और यदि धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक है, तो फिर तो लौटाना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही अनुमति दे दी है। तो धन विधेयक के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। धन विधेयक के ऊपर तो यह है कि उसे स्वीकृत करना है, और बाकी विधेयक को लौटा सकते हैं, बाकी विधेयक को लौटा सकते हैं। धन विधेयक नहीं है तो किसी विधेयक को वो लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और लौटाने के बाद में पुनः पारित करके भेज दिया जाए तो फिर स्थिति अभी बता दी थी मैंने, क्या होगा विजया जी? सर उसको दोबारा नहीं जी, वो विधान परिषद के लिए बात थी, और ये किसके लिए है? राज्यपाल के लिए बाध्य है। एक बार लौटा दिया, फिर दोबारा इन्होंने भेजा तो फिर बाध्य है, फिर बाध्य है। सीधा सा है,
कि राज्यपाल तुरंत ही, धन विधेयक नहीं है तो तुरंत ही उसे लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। अब जिस सदन ने पारित किया था वो पुनर्विचार करके लेके जा सकती है, जैसे का वैसे भी लेके जा सकती है, और अब राज्यपाल उसे रोक नहीं सकता। अब राज्यपाल उन्हें रोक नहीं सकता। अब ये भी नहीं बोल सकता है कि अब हम इसे राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकते हैं। नहीं, करना था तो पहले पुनर्विचार के लिए लौटाना ही नहीं, लौटा दिया तो फिर अब स्वीकृत करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? अब राष्ट्रपति महोदय के लिए कौन से विधेयक आरक्षित रखते हैं, ये भी इसी में है। तो कौन से विधेयक? जहां उच्च न्यायालय की शक्तियां कम ज्यादा हो रही हो, अल्प हो रही हो या वृद्धि हो रही हो, तो ऐसा कोई मामला है तो फिर क्या करेंगे वो? राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित करेंगे। राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित, ये उसी में लिखना है, काय में? 200 में ही नहीं है, 200 में ही आएगा। 3 स्थितियां बताएगी ना, एक तो स्वीकार कर ले, दूसरा पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, और तीसरा राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर दे। तो स्वीकार कर ले तो कौन से विधेयक को स्वीकार कर लेता है? धन विधेयक को तुरंत ही स्वीकार कर लेना है, उसे लौटा ही नहीं सकता। ठीक। दूसरा कि साधारण विधेयक है, इसके लिए या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर पूर्ण रूप से रोक सकता है, या राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकता है। यदि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो फिर विधानसभा उसे पुनर्विचार करके लौटाएगी, तो फिर अब इसे रोक नहीं सकता। ये कंडीशन होगी। अब राष्ट्रपति महोदय के लिए कौन से विधेयक आरक्षित रखता है? जिससे हाईकोर्ट की शक्ति प्रभावित हो रही हो, तो ऐसे विधेयकों को वो राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए आरक्षित रखा है, तब राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय के लिए है ये। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति संदेश के साथ लौटा दे, संदेश के साथ लौटा दे। विधान मंडल 6 मास की अवधि के भीतर पुनर्विचार किया जाएगा। और राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यहां 6 महीने की अवधि है। पहले उस साधारण विधेयक के विषय में कितनी 3 माह की अवधि थी, फिर 1 माह की रही। इसके लिए कितनी है? 6 माह की। सीधा सा है। राष्ट्रपति महोदय के लिए यदि कोई विधेयक आरक्षित रख दिया जाता है तो राज्यपाल महोदय किसको भेजेंगे? वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति महोदय वापस राज्यपाल को भेज देते हैं, और उसके साथ में क्या रहता है? उनका संदेश रहता है। उस संदेश के साथ में जिस तारीख को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस तारीख से 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल उसके ऊपर विचार विमर्श करती है, और फिर पारित करवा के अब सीधा किसके पास जाता है? ये राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है। क्लियर बात हो गई है? और एक काय में दिया है आर्टिकल 201। आर्टिकल 201, आर्टिकल 202 ये
चित परिचित पहले से सबको पता है। 202 क्या है? बजट। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल। कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री। कहाँ प्रस्तुत करेंगे? विधानमंडल में। प्रस्तुत तो विधानसभा में करते हैं, फिर बाद में सहमति के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है। ठीक है, कोई ज्यादा हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इतना ही याद रखेंगे। विनियोग विधेयक 204 राज्य विनियोग विधेयक। राज्य विनियोग विधेयक आर्टिकल 204 में दिया हुआ है। हमने पहले भी पढ़ा, केंद्र के लिए 114 में है कि जब भी बजट पारित होता है तो बजट में जो स्वीकृतियां है वो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। फिर 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 205 में अनुपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 206 लेखानुदान। प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। इन सब के विषय में एक ही बात बताई थी मैंने। क्या बताया था? कि बजट पारित हो गया और उसके बाद में पैसा निकालने के लिए क्या पारित करना है? विनियोग विधेयक पारित करना है। और उस समयावधि के बीच में जो खर्च चलाने के लिए जो एडवांस दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लेखानुदान। लेखानुदान। आज दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक, ये विधेयक पारित होने की प्रक्रिया होगी पूरी। साधारण विधेयक भी और धन विधेयक की। धन विधेयक के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां तक लिखना पड़ेगा। सिर्फ 199 लिखने से काम नहीं चलेगा। परिभाषा और ये पूरा बजट 202, उसके बाद में 204 और फिर 205, ये पूरे आर्टिकल लिखेंगे, तब जाके हमारा राज्य का बजट क्लियर होगा। अंतिम रूप से पैसा जब विभाग के हाथ में आएगा तब मानेंगे कि बजट हमारा स्वीकृत हो गया। अब हम बात करते हैं राज्य से संबंधित। जैसे महाधिवक्ता पढ़ लिया हमने, राज्य कार्यपालिका से संबंधित महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। अब हाईकोर्ट क्या पढ़ेंगे हम? हाईकोर्ट, और ये काय में आएगा? भाग 6। या कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकारी और स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो बोलेंगे ये तो पूरा केंद्र का विषय है। नहीं, ये राज्य के अंतर्गत भी न्यायपालिका से संबंधित उपबंध होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है? भाग 5, आर्टिकल 124 से 147। 124 से 147। 124(1) में क्या पढ़ा था हमने? न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करेगा? क्या है? 124 तो नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 124(3) न्यायाधीशों की योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए? तो क्या है इसमें? कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार नियमित रूप से वकालत की, ये उसके शर्त है। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता हो, पागल या दिवालिया न। 124(4) कार्यकाल।
65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। हटाने की प्रक्रिया 124(5) महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। आर्टिकल 125 वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 125(2) अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 126 पढ़ा होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए तो एक ही होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश काय के लिए, गणपूर्ति के लिए, कोरम पूरा करने के लिए। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 128। 129 अभिलेख न्यायालय का होना। फिर 130 न्यायालय का स्थापना, न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी क्षेत्र में खंडपीठ का निर्माण कर सकते हैं। फिर हमने 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे वाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए जा सकते हैं, जैसे भारत सरकार किसी राज्य, दो राज्यों के आपसी विवाद, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो गया। फिर 132 संवैधानिक मामलों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक मामलों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार। 133 सिविल मामलों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार। 134 दांडिक व फौजदारी मामलों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो 32, 33, 34 अपीलीय क्षेत्राधिकार। 32 में संवैधानिक मामलों से संबंधित, 33 में सिविल मामलों से संबंधित और 34 में दांडिक या आपराधिक मामलों से संबंधित। आर्टिकल 135 संविधान सर्वोच्च विधि, मतलब इसके तहत वो समीक्षा वगैरह कर सकती है। 136 अपील करने की अनुमति, विशेष परिस्थितियों में अपील करने की अनुमति दे सकता है। कोई भी मामला हो तो उसके लिए अपील करने की एक निर्धारित समयावधि होती है। कोई व्यक्ति यदि चूक हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसे विशेष परिस्थितियों में यदि वो कारण बताए तो अनुमति करने की अपील दे सकता है। किसी को मृत्यु दंड दे दिया हो और वो जब निर्णय आया तब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो, 2-3 महीने कोमा में रहे और बोले कि अब इसका अपील करने का समय चला गया, तो वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट उससे अपील करने की अनुमति दे सकते हैं। 137 संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट का होना। 142 सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियां। 143 ये सबको पता, राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो ऐसा क्या चाय के टाइम पे दे दी। 5 न्यायाधीशों की एक पैनल बनती है, अब वो निर्णय लेते हैं और वो मिलकर देते हैं, ऐसे नहीं कोई भी एक दे दे। अर्जुन दी है ना। 146(3) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते संचित निधि से भारित होंगे, संचित निधि से भारित होंगे। एक और शक्ति दी है इनको, आर्टिकल 227 के तहत भी दी, ये नहीं पढ़ा होगा अपन, आर्टिकल 227। हाँ क्या नहीं, रेट्स नहीं, वो तो इसमें ये है कि देश के सभी न्यायालय पर न्यायिक निरीक्षण की शक्ति, जितने भी जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट है, इन सब के ऊपर न्यायिक निरीक्षण की शक्ति किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। आर्टिकल 227, आर्टिकल 227। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और ये दिया है भाग 6 214 से 282। भाग 6 अनुच्छेद 214 से 282।
232 214 आर्टिकल 214 सेम जो 124 में था वो 214 में है। क्या? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद, एक और कंडिका दी है इसमें, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या? संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दो या दो से अधिक केंद्र शासित दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त न्यायालय गठित कर सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है पीएससी। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है, 2-3 उदाहरण लिखेंगे इसमें। चंडीगढ़ हाई कोर्ट किन किन राज्यों के लिए है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तीनों के लिए क्लियर हो गया ये। फिर है चेन्नई, ये 2 राज्यों के लिए, मतलब एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा आता है इसमें रानी? अरे कलकत्ता, चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु और पांडिचेरी। तमिलनाडु और पांडिचेरी या पुदुचेरी। तमिलनाडु और पांडिचेरी। फिर है मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इन एरिया के लिए मुंबई सबसे अधिक अधिकारिता। फिर पश्चिम बंगाल, आप इसका बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल, इसका जो न्यायालय है उसमें पश्चिम बंगाल हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आसाम, इसमें कौन सा है? आसाम, नागालैंड, मिजोरम। आसाम, नागालैंड और मिजोरम। और केरल का कहां पर है? केरल में भी है, लक्षद्वीप और केरल। कितने हाई कोर्ट है अभी टोटल भारत में? 25। कितने हैं? 25। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में। कब स्थापित हुआ था? हाँ, सोच रहे हैं आप लोग, है ना? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 1956 में कहाँ बना? जबलपुर में स्थानांतरित हुआ। नागपुर। पहले नागपुर में था और ये स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना 1936 में नागपुर में बना था। नागपुर में बना था, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के साथ में ये कहाँ स्थानांतरित हो गया? जबलपुर में। कब? 1956 में। इसकी 2 खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है जो उसमें 129 में है। इसके लिए कहाँ प्रावधान है? 215, आर्टिकल 215। आर्टिकल
215 अभिलेख न्यायालय पुनः अभिलेख न्यायालय पुनः अभिलेख न्यायालय पुनः आर्टिकल 215। 216 हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन। अब ये कितने न्यायाधीश होंगे, क्या होंगे, ये विधि बनाकर तय किया जाएगा कितने होंगे। आर्टिकल 217(1) आर्टिकल 217(1) ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 217। अब इसमें अलग अलग कंडिका है। तो 217(1) मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राज्यपाल गलती से भी नहीं। और किसकी सलाह से करते हैं? राज्य के। देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, ठीक। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो हाई कोर्ट के उस राज्य हाई कोर्ट के सीजेआई और राज्यपाल, हाई कोर्ट के सीजेआई और राज्यपाल की सलाह से। क्लियर अमरदीप? 217(2) योग्यताएं, नियुक्ति, और इसमें क्या है? योग्यताएं। अपन ने उधर क्या पढ़ा था? है ना? यहाँ पर क्या? 217(2) तो 10 वर्ष तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन रहा हूं। 10 वर्ष तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन रहा हूं। अगला, यह इतने ही वर्ष, मतलब 10 वर्ष, 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। लेकिन कंटिन्यू रहना होता है, इसमें गैप नहीं होगा। क्लियर है ना? 10 वर्ष। दो 217(3) कार्यकाल या पदावधि। 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन अब कितना कर दिया? 65। 114वां संविधान संशोधन से 65 वर्ष। ये 114वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, अधिनियम नहीं, विधेयक। आगे लिखेंगे 218 वेतन भत्ते। 219 219 शपथ। 219 शपथ किसके पास, कौन दिलाएगा इन्हें शपथ? संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के
राज्यपाल। कब दिलाते हैं शपथ? कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी अपनी। पद ग्रहण करने से पूर्व पूर्व, नियुक्ति के बाद पद ग्रहण करने से पूर्व। 218 को ठीक करेंगे। 218 में है उच्चतम न्यायालय से संबंधित, 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। संबंधित कुछ हाँ, मैं बता रहा हूं। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। मतलब विधि बनाकर संसद कोई परिवर्तन करती है उच्चतम न्यायालय के लिए, तो वो एज इट इज उच्च न्यायालय पर भी लागू हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई एकदम है? अब आर्टिकल 220, हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता व न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई नहीं कर सकते, लेकिन ये हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये अधिकार दिया है आर्टिकल 220। क्लियर एकदम? 221 इसमें लिखेंगे वेतन भत्ते, जो हमने गलती से 218 में बोल दिया था, वो आर्टिकल 221 में वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अब कौन देगा इसमें? राज्य विधानमंडल या संसद? राज्य विधानमंडल, संसद निधि से। हाँ? राज्य विधानमंडल संचित निधि से देगा। बात निर्धारित करने की, तो कौन निर्धारित करेगा? राज्य विधानमंडल या संसद? राज्य विधानमंडल नहीं, संसद जो भी विधि बनाकर निर्धारित करते हैं। ठीक है। वेतन भत्तों के लिए क्या प्रावधान है कि जो भी वेतन भत्ते जो संसद विधि द्वारा अवधारित करते, विधि द्वारा अवधारित करते। स्थानांतरण। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? आया था ये? क्या बात है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। कौन से मुख्य न्यायाधीश? हाई कोर्ट के नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनका ट्रांसफर कहीं पर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो रिक्त हो जाए तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर आर्टिकल 224 1 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो उनके जो क्षेत्राधिकार है, उसे कल हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।